दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके मैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दुर्गों के मॉडल पेपर 16 की, और इससे रिलेटेड बाकी के मॉडल पेपर भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। तो अभी देख लेते हैं फिलहाल इसका पहला क्वेश्चन। और इसका पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटोप्लास्ट का दूसरे पौधे के साथ संलयन होने पर संलयित उत्पाद कहलाता है। तो अगर प्रोटोप्लास्ट का दूसरे पौधे के साथ संलयन करते हैं तो उसका संलयित उत्पाद कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेटेरोकैरियोन कहलाता है अगर प्रोटोप्लास्ट का हम दूसरे पौधे के साथ संलयन कर देते हैं। और अगर हम बात करें प्रोटोप्लास्ट की, तो प्रोटोप्लास्ट एक तरीके का पौधा, फफूंद या फिर बैक्टीरियल सेल होता है प्रोटोप्लास्ट। और बात करें हेटेरोकैरियोन की, तो हेटेरोकैरियोन जो होता है ये एक बहुसंख्यक कोशिका होती है हेटेरोकैरियोन। और अगर अलग अलग कोशिकाओं को फ्यूज करते हैं या उनका संलयन करते हैं तो हमको मिल जाता है हेटेरोकैरियोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेटेरोकैरियोन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओमासम अनुपस्थित होता है, तो यानी कि ओमासम जो है किस में उपस्थित नहीं होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से बकरी, गाय और भैंस में ये उपस्थित होता है, और उपस्थित नहीं होता है ऑप्शन नंबर सी, ऊँट में। ये ऊँट में उपस्थित नहीं होता है ओमासम, और इसको अमासा भी बोल सकते हैं, लेकिन अमासा होता नहीं है, इसको हम बोलते हैं वैसे तृतीय अमाशय इसको हम बोलते हैं। और अमाशय जो शब्द है उसी से ये मिलके बना है ओमासम। अमाशय के पास ही ये होता है, इसको हम बोलते हैं तृतीय अमाशय, ये भी याद रखना है। और ये अनुपस्थित होता है ऊँट में, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कोशिका की किस कोशिकांग में प्रकाश रासायनिक व ताप रासायनिक क्रियाएं विभिन्न स्थानों पर होती है। तो कोशिका का कौन सा अंग है जिसमें प्रकाश रासायनिक व ताप रासायनिक क्रियाएं विभिन्न स्थानों पर होती है, और वो अंग है ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो है वो होती है ताप रासायनिक और प्रकाश रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम केंद्रक की पहचान की और उसको केंद्रक नाम दिया। तो वैज्ञानिक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की पहचान की 1831 में, और इसको नाम दिया केंद्रक। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ये थे रॉबर्ट ब्राउन। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। तो भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है कॉटन की फसल है, इसको व्यापारिक उत्पादन के लिए उत्पादित किया गया है। इसमें जीन्स का कुछ परिवर्तन किया जाता है जेनेटिक रूप से, और इसको अपने अकॉर्डिंग बना लिया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है, बीटी कॉटन की फसल वो है का जो है व्यापारिक उत्पादन के लिए इसे अनुशासित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डीएनए के पुनर्योजन में उपयोगी एंजाइम कौन सा है ये बताना है। तो डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और इसके पुनर्योजन में उपयोगी एंजाइम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए का पुनर्योजन करता है, और साथ ही साथ ये डीएनए का संश्लेषण भी कर देता है। यानी कि पॉलीमरेज जो है ये पुनर्योजन करता है और साथ ही साथ इसका संश्लेषण भी कर देता है। तो याद रखना है आपको पॉलीमरेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसने की थी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डीएनए की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसक्रिप्शन में बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है ये पूछा गया है। तो ट्रांसक्रिप्शन में बनता है mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल तो सेम ही है, जो इसके आगे m लगा है इसका मतलब होता है मैसेंजर, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये बन जाता है mRNA। यानी कि बात हम करें सिंपल शब्दों में, तो एंजाइम जो है RNA को कन्वर्ट करके इसका बना देते हैं mRNA, और इसी विधि को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन में बनता है mRNA। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, योगितम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया। तो योगितम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
चार्ल्स डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, तो प्रकृति जो है अपने ऊपर जो है वो थोड़े थोड़े परिवर्तन करते रहती है लगातार। जो नेचर है उसमें अपने आप परिवर्तन होते रहता है लगातार, और इसी परिवर्तन के द्वारा जो है नेचर अपना डेवलपमेंट करती है। यानी कि क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करने की जो ये प्रक्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ने। तो ये था ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि शरीर में श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है। तो शरीर में श्वेत रक्त कण यानी कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य होता है रोग के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना, यानी कि शरीर को रोगों से बचाना इसका काम होता है। और वाइट ब्लड सेल जो है ये शरीर में एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का निर्माण करती है, जिस कारण से शरीर जो है रोगों के विरुद्ध जो है वो बचा रहता है। और बात करें अगर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की, तो एक और क्वेश्चन बनेगा और वो ये होता है कि वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ये भी याद रखना है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि दो भिन्न परमाणुओं के मध्य बना बंध कहलाता है। तो अगर दो भिन्न परमाणुओं के मध्य कोई बंध बनना है तो इस बंध को बोलेंगे हम सहसंयोजी बंध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजी बंध। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आवर्त में परमाणु बढ़ने के साथ साथ आयन विभव में क्या होता है ये बताना है। तो अगर आवर्त में परमाणु बढ़ते हैं तो इसके आयन विभव में भी वृद्धि होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होती है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है कार्नोलाइट किसका अयस्क है। तो कार्नोलाइट जो है अयस्क होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम का अयस्क होता है कार्नोलाइट, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हैलोजन के सबसे भारी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो हैलोजन के सबसे भारी कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। यानी कि हैलोजन के अंदर कोई भी तत्व अगर है तो उस तत्व के भारी कक्ष में उपस्थित होंगे 7 संख्या में इलेक्ट्रॉन। और बात करें अगर हैलोजन की, तो हैलोजन के अंतर्गत आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टिलीन। ठीक है, तो याद रखना है ये जितने भी होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिलीन, ये सब होते हैं हैलोजन। और इन सभी के भारी कक्ष में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था ऑप्शन नंबर डी 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अवकारक क्या होता है ये बताना है। तो अवकारक की डेफिनेशन हमें बतानी है। तो फिलहाल 2 शब्दों में अवकारक का आंसर देना है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, कि अवकारक जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, वो अवकारक कहलाते हैं सिंपली। और अगर थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन की बात करें तो अवकारक उन पदार्थों को बोलते हैं जो किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देते हैं और साथ ही साथ किसी का धनावेश भी किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देते हैं और जिसके बाद उस पदार्थ का जो है वो धनावेश घटता है और ऋणावेश बढ़ जाता है। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या को घटाते हैं अवकारक, और जिस संख्या की ऑक्सीकरण संख्या घटाते हैं उसका धनावेश घटता है और उसका ऋणावेश बढ़ जाता है। सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। स्थिर अनुपात का नियम किस नियम के समान है ये बताना है। तो स्थिर अनुपात का नियम समान है निश्चित अनुपात के नियम के। तो सिंपल शब्द है, स्थिर और निश्चित जो है इससे क्लू मिल जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर निश्चित अनुपात की थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लें तो डेफिनेशन ये है कि इस नियम का प्रतिपादन जो किया था वो किया था प्राउस्ट ने किया था निश्चित अनुपात या फिर स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन। और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भार का सदैव निश्चित अनुपात होता है। ये होता है निश्चित अनुपात का नियम। एक बार और देख लेते हैं डेफिनेशन, कि किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भार का सदैव एक निश्चित अनुपात होता है। इसको बोलते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 जिसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
और क्वेश्चन नंबर 17 है विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है। तो विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर होने वाली अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और एनोड की बात करें तो एनोड पर बैटरी का जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है एनोड पर, और एनोड से ही फिर आगे जाके आयन का जो है वो निकलते हैं। यानी कि एनोड पर पॉजिटिव सिरा जोड़ा जाता है बैटरी का और एनोड से ही आयन जो है अलग होकर निकलते हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है। तो कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीकरण द्वारा किया जाता है कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण। और कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं CuSO4, इसको हम बोलते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट को, और इसका शुद्धिकरण किया जाता है क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन होता है, बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और अगर ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल लें तो हम उठाएंगे कपूर को, और कपूर को अगर हम जलाते हैं तो वो सीधे जलने के बाद सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता है कपूर। तो इसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी कि जो सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और इस ऊर्ध्वपातन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सिरके में कितना एसिटिक एसिड होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल कितना होता है सिरके में, ये बताना है। तो सिरके में होता है एसिटिक एसिड 1 से 8%, 1 से 8% के बराबर होता है सिरके में एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड की बात करें तो हम इसको बोलते हैं CH3COOH, CH3COOH बोलते हैं हम एसिटिक एसिड को, और ये होता है 1 से 8% सिरके में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और 21 में पूछा गया है कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं अपचयन अभिक्रिया में। और अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो अगर किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन या ऋण विद्युत का बाहर निकलना, इसी को हम बोलते हैं अपचयन। यानी कि ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी और साथ ही साथ किसी ऋण विद्युत तत्व का किसी अन्य एक बार फिर देख लेते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युत तत्वों को बाहर निकलना, उसी को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 है परम शून्य ताप होता है जिस पर। तो परम शून्य तापमान के बारे में बताना है आपको। तो परम शून्य तापमान वो होता है जब गैस के अणुओं की गति रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं परम शून्य तापमान। हालांकि ये एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इसकी, ये बस एक एग्जांपल है कि गैस के अणुओं की गति रुक जाएगी। तो परम शून्य तापमान के बारे में बात करते हैं हम अब। तो परम शून्य तापमान वो होता है कि जिससे नीचे कोई तापमान पॉसिबल नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं परम शून्य तापमान। और ये होता है, इसको माना गया है 273, माइनस भी लगा है, -273 को हम बोलते हैं परम शून्य तापमान। और इससे नीचे का कोई भी तापमान संभव नहीं है, और इसी तापमान पे सभी पदार्थ के अणुओं की गति जो है रुक जाती है, और इसीलिए गैस के अणुओं की गति भी रुक जाती है परम शून्य तापमान पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है कि उल्कापात का अन्य नाम क्या है। तो उल्कापात का अन्य नाम क्या है बताना है, और ये होता है तारा टूटना। टूटते तारे को हम उल्कापात कहते हैं, सिंपल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कार में प्रयुक्त स्पीडोमीटर मापता है। तो कार में प्रयुक्त स्पीडोमीटर मापता है, क्या मापता है बताना है। ये मापता है तात्क्षणिक वेग। हाँ, ये मापता है तात्क्षणिक वेग स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, ये बाइक में लगा होता है, ये कार में लगा होता है, जो स्पीड नापता है 10, 20, 40, 60 जो भी है,
ये स्पीडोमीटर में जो मीटर लगा होता है जिसमें सुई लगी होती है उसी को बोलते हैं हम स्पीडोमीटर, और ये मापता है तात्क्षणिक वेग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये एक नियम है और ये नियम कौन सा है ये बताना है। तो किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये किसका नियम है ये बताना है। और ये नियम है केपलर का नियम। इस नियम को बोलते हैं हम केपलर का नियम, ऑप्शन नंबर ए। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि पाथ फाइंडर ऑपरेशन किससे संबंधित था। तो पाथ फाइंडर ऑपरेशन वो जो था वो संबंधित था ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह से संबंधित था पाथ फाइंडर ऑपरेशन। और ये पाथ फाइंडर ऑपरेशन जो है ये नासा का ऑपरेशन था पाथ फाइंडर, और इसमें एक अंतरिक्ष यान जुड़ा हुआ था इस ऑपरेशन से, पाथ फाइंडर से, जो मंगल के लिए जो है उड़ान भरी थी जिसने 1996 में। 1996 का ये ऑपरेशन है पाथ फाइंडर, जो कि शुरुआत किया था यानी कि लॉन्च किया था बोल सकते हैं नासा ने, जो रिलेटेड था मंगल ग्रह से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि आइंस्टीन की द्रव ऊर्जा समीकरण बतानी है हमें। तो आइंस्टीन की द्रव ऊर्जा समीकरण कौन सी है ये बतानी है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, E बराबर mc²। ये mc² है, तो ये है E बराबर mc², ऑप्शन नंबर सी। यही है आइंस्टीन की द्रव ऊर्जा समीकरण, और काफ़ी पॉपुलर समीकरण थी, और इसी ने आइंस्टीन का जो नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में एकदम सीमेंट करके रख दिया था। तो आइंस्टीन को E बराबर mc² के ऊपर 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को, वो इसी के ऊपर मिला था E बराबर mc² में, और इसको हम बोलते हैं ऊर्जा द्रव समीकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है परिवर्तन ये बताना है। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, ये होता है कि इनकी संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और इनको प्रदान किया गया था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन प्रयोग के लिए सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 1930 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, और फिजिक्स में मिला था, फिजिक्स में ही मिला था इनको नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन की तरह सीवी रमन को। और एशिया के पहले आदमी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक में, यानी कि इंडिया के तो थे ही पहले, साथ ही साथ ये एशिया के भी पहले थे जिन्हें भौतिक में सबसे पहला प्राइज़ मिला, एशिया के पहले व्यक्ति थे। तो ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इनको मिला नोबेल पुरस्कार। तो अब देखते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लग दिया मैंने। इंद्रधनुष बनने का कारण पूछा गया है। तो इंद्रधनुष बनने के कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व विक्षेपण। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 16। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए अपने सजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और कोरोना वायरस से थोड़ा बच के रहना। ठीक है दोस्तों।